बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादो, कैसे हो? तो डियर स्टूडेंट, हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले कि आप एक दफ़ा मुस्कुराइए कि आप फिर एक हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो मैं कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रो कराता हूँ और ख़ुलासा बता के फिर आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले एक तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं कौन सी रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है, टाइटल है टॉपिक का। इसके अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले 5 रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें 1, 2, 3 इसमें हेलोजिनेशन, इसमें नाइट्रेशन, इसमें सल्फोनेशन, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ और इसके लिए मैं एक वीडियो मैंने बनाई है। ये तो हो गया। फिर चौथा रिएक्शन, 5वां रिएक्शन, इसको हम कहते हैं FC अल्काइलेशन, FC एसाइलेशन। ये इन दोनों की एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये हो गया है। फिर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 6 नंबर पे गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, वो भी इस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। वो भी मैं एक वीडियो अलग मैंने बना ली है, वो भी पढ़ा चुका हूँ। अब 7वां रिएक्शन जो है वो है डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन। ये इसकी वीडियो जो हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये डाईएज़ो वो भी यही मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो तकरीबन ये कितने होंगे, 7 रिएक्शन है, सारे इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे डाईएज़ो कपलिंग रिएक्शन। ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? सबसे पहले मैंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अब होता क्या है रिएक्शन के अंदर, ये क्यों इंपॉर्टेंस है, मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह गेटरमैन कोच के अंदर बेंजल्डिहाइड बन रहा था, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ भी जो प्रोडक्ट बन रहा है एजोडाइज, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डाईएज़ो, एक ये बात याद रखो, जहाँ पे भी एजो का नाम आपको सुनने को मिले तो आप फ़ौरन समझ जाए कि नाइट्रोजन की बात हो रही है। और डाई मीन्स 2, तो 2 नाइट्रोजन। कपलिंग, ये समझ में आ जाए कैसे कपलिंग नाम दिया गया। रिएक्शन, वो तो रिएक्शन ही है, केमिस्ट्री का नाम ही रिएक्शन है। चलो अब इसका जनरल स्केच बनाते हैं कि रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम लेंगे, कैटलिस्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट क्या बनेंगे और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं, हम लेते हैं एक एनालिन। इसलिए मैंने कहा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। देखो, अब इसको नाम आपको याद होना चाहिए। इसको क्या, जहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो, सॉरी NH2 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एनालिन। ये मैं ले चुका हूँ नाइट्रस एसिड, इन दोनों को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कैटलिस्ट ये बनाते हैं डाईएज़ोनियम साल्ट। फिर इसी साल्ट जैसे ही बनते ही हम फिनोल डाल देते हैं और फिनोल इसके साथ क्या करके एजोडाइज बना लेते हैं। और ये HCl जो हमने कैटलिस्ट लिए थे वो दोबारा रीजनरेट हो गया है और एजोडाइज बन गया। एजोडाइज क्या है लास्ट में बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस, इसलिए हम चैनल के लेक्चर के आखिर तक रहिए, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब रिएक्शन के अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई, ये 2 मिला के ये बन रहा है, फिर इन 2 को मिला के हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो पहले बात ये कि ये कहाँ रिएक्शन कहाँ पे, ये मैकेनिज्म कहाँ पे फॉलो होता है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट वो एक बात तो याद रख ले, वो इधर नहीं होता। इन दोनों को मिला के ये डायज़ोनियम साल्ट बनना है, वो इधर तो नहीं होता, वो होता है इधर के जब डायज़ोनियम साल्ट और फिनोल को मैं मिला के तब वो ये मैकेनिज्म फॉलो करके आपको ये प्रोडक्ट देता है। तो इस रिएक्शन को मैं इधर नाम देता हूँ कि ये डायज़ोनियम साल्ट को मिलाकर फिनोल को मिलाकर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और हमारा जो टॉपिक है हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसका बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन खैर मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि कैसे बनता है। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा टॉपिक यहाँ पे है कि डायज़ोनियम साल्ट को मिलाकर फिनोल, इन दोनों के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है और हमारा जो टाइटल का टॉपिक का जो टाइटल है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये कैसे बनता है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। डायज़ोनियम साल्ट कैसे बनाओगे, तो वो इनसे बनाओगे। उसका जो मैकेनिज्म वो जनरल है, वो ये मैकेनिज्म नहीं फॉलो करता इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। वो कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। चलो, सबसे पहले मैकेनिज्म इसको हम बनाते हैं, डायज़ोनियम साल्ट ये है। अब इसको बना के फिर इसके साथ रिएक्ट करेंगे। इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आपको एनालिन लेना पड़ेगा, नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये बन जाता है। ये तो ओरली बातें हो गई, प्रैक्टिकली मैकेनिज्म बताओ। सर जी मैकेनिज्म बताएं। तो मैकेनिज्म में क्या करते हैं, हम लेते हैं, ये देखो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। ये प्राइमरी हमारे पास अमीन है। प्राइमरी का मतलब ये कि इस नाइट्रोजन के पास डायरेक्ट कार्बन एक अटैच है तो प्राइमरी, अगर 2 अटैच होंगे तो सेकेंडरी, 3 अटैच तो टर्शरी। अब एक अटैच है तो प्राइमरी अमीन है।
प्राइमरी अमीनो को हम क्या करते हैं, अगर हम बना ले डायज़ोनियम साल्ट तो उसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हम इसको मिला के वो क्या करते हैं, वाटर को एलिमिनेट कर देता है, और वाटर के एलिमिनेशन के ज़रिए से हमारे पास बन जाता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोसोनियम आयन। फिर वो इस बेंजीन के साथ रिएक्शन वो NO2 प्लस इस बेंजीन के साथ नहीं, सॉरी, इस NH2 के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब ये तो मैंने जल्दी बातें की हैं, अब इस तरफ लौटते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपने NO2 प्लस बनाना है। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीनो टू डायज़ोनियम रिक्वायर्स नाइट्रोसोनियम आयन, दिस आयन। अगर आप चाहते हो कि मैं एनालीन प्राइमरी अमीन को, ये प्राइमरी अमीन ये है, बेंजीन के साथ में कुछ भी नहीं करना है, इस प्राइमरी अमीन को आप चाहे कि मैं किस चीज़ में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे देखो ये बेंजीन और ये जो ग्रुप है फिनाइल, PH फिनाइल, और ये फिनाइल और ये फिनाइल सेम है। रिएक्शन जो हुआ है इन दोनों के बीच ये ऊपर वाले ग्रुप के साथ हुआ है। तो प्राइमरी अमीन को अगर आप चाहते हो कि डायज़ोनियम में कन्वर्ट कर दो तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप नाइट्रस एसिड और HCl के रिएक्शन करा के इससे NO2 प्लस प्रोड्यूस करो, फिर वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब ये होता किस तरह है, देखो इसको हमने प्रोड्यूस करना है। अब कैसे, ये मैंने लिए नाइट्रस एसिड N सोडियम और NO2, सोडियम और NO2 ये दो ग्रुप हैं, इसके दरमियान जो बॉन्ड वो आयन है कि आप जानते हो नेगेटिव, ये लेवल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इसके साथ मैंने लिए HCl। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव ऑक्सीजन ये इस H पे अटैक करेगा और क्लोराइड ऐसा क्लोराइड निकल जाएगा। तो इसमें जैसे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH, बाकी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल, वेरी गुड, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, दो ऑक्सीजन है, ये हो गया। सोडियम किधर चला गया, सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड बना के ये माइनस, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, इसके साथ हमारा कोई लेने देना नहीं, तो प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब यही ग्रुप दूसरे HCl को ये अपनी कैटेलिस्ट लिए है ना, दूसरे HCl के ऊपर ये OH ग्रुप अटैक करके इसको ले लेता है और क्लोराइड को जाने देता है। अब जैसे ये OH पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक कर रहा है, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो मैंने इधर बना दिया। अब ये बन गया है, क्लोराइड किधर चला गया, क्लोराइड को मैंने इधर लिखा है, क्लोराइड लास्ट में इधर लिख चुका हूँ, और ये बन गया। अब इससे वाटर H2O रिमूव होगा, लेकिन कैसे कि ये इस नाइट्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड पेयर है ये इसको अपने साथ ले जाएगा, तो नाइट्रोजन में पिया क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा नाइट्रोसोनियम आयन जिसको हम प्रोड्यूस करना चाहते थे। लेकिन कैसे बन गया, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यही बात मैंने ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखी है कि नाइट्रोसोनियम को प्रोड्यूस करो विच इज़ फॉर्म्ड, जो क्या करेगा, विच इज नाइट्रोसोनियम प्रोड्यूस होगा, किस तरह प्रोड्यूस होगा, जब आप उससे व्हेन वाटर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड। ये प्रोटोनेटेड नाइट्रस एसिड था, इससे हमने क्या किया, वाटर को रिमूव कर दिया और नाइट्रोसोनियम आयन बन गया। ये बातें तो हो गई। अब नाइट्रोसोनियम आपने बना दिया, अब क्या करेगा, जब इन दोनों से मैं इधर ये बात इधर देखो, इन दोनों से मैं इधर लिखता हूँ, इन दोनों से नाइट्रस एसिड और HCl से NO2 इलेक्ट्रोफाइल, ये चीज़ बन गई। अब ये क्या करेगा, ये जाके NO2 प्लस ये जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा। कैसे, इस नाइट्रोजन के पास NH2 ग्रुप है ना, ऊपर NH2 ग्रुप, ये देखो NH2 ग्रुप है, ये इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और जैसे इधर अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, इस नाइट्रोजन पे। तो ये देखो, अच्छा इस ग्रुप को मैंने और आल में लिखता हूँ PH फिनाइल, ये फिनाइल हो गया है, इसके ऊपर अटैच है नाइट्रोजन अटैच है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, इसलिए कि इसने लोन पेयर इस नाइट्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, और दो हाइड्रोजन मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, ये चीज़ बन गई। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस क्लोराइड था, वही क्लोराइड मैंने इधर लिखा है, और ये क्लोराइड क्या करता है, ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है, प्रोटॉन पे, और इस नाइट्रोजन पे क्या करता है, अपना बॉन्ड पेयर लेके अपने आप को स्टेबल बना देता है। तो अगर आपको वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियर वाज़ेह नज़र आ जाए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, इसकी एक H चला गया, HCl, ये HCl बन गया ना, ये HCl बन गया, इसने इस पे अटैक है, HCl बन गया है। इससे क्या बना, PH अपनी जगह, नाइट्रोजन के बाद बॉन्ड ठीक है, सिंगल बॉन्ड ठीक है, एक H रह गया, एक H चला गया, वो H से क्लोराइड ले गया है, इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड ठीक है, डबल बॉन्ड, ये तो हो गया। अब इससे एक H चला गया, हमें दूसरे भी इससे ले जाना है, तो क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे ये HCl बन गया है,
इस ऑक्सीजन के पास सॉरी, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये अपने मतलब ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अपने पाई बांड इधर शिफ्ट कर देगा। अब जैसे पाई बांड इधर शिफ्ट करेगा, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा तो आगे क्या होगा, ये देखो ये अपना लोन पेयर इधर शेयर करके इधर डबल बॉन्ड बना के इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल बना देगा। तो ऑल प्रोसेस आपको सही होना चाहिए। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर अटैक कर देता है, तो जैसे इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन तीन बांड पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए पाई बांड अपने पास ले जाता है, और पाई बांड तो दोनों का है, तो इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है दूसरे वाले के पास, तो पाई बांड शो कर देता है, तो और ऑल पॉजिटिव चार्ज आ गए इस लास्ट वाले पे, और वो ने H अपने पास ले लिया है। अब ये पाई बांड यानी ये पाई बांड जो है वो ऑक्सीजन और इसके दरमियान शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, यानी इसने लोन पेयर शेयर किया था लेकिन दूसरा बांड पेयर भी तो ले लिया ना, इधर पाई बांड भी तो ले लिया ना, और ऑल ये बात हुई कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बस ये पाई बांड शेयर हो गया। अब इन दोनों ने पाई बांड बना लिया, इस पे पॉजिटिव उसको न्यूट्रल बनाने के लिए इसने लोन पेयर दिया था, अब और ऑल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गए, ये बन गया है। अब होगा क्या, इधर क्लोराइड रह गया है, तो क्लोराइड क्या करेगा, अब ये क्लोराइड जाके दूसरे प्रोटॉन को लेगा, और जैसे दूसरे प्रोटॉन को लेगा तो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पेयर है, वो क्या करेगा, इसको प्रोटॉन ले जाएगा, तो बॉन्ड पेयर क्या करेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा ये, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल न्यूट्रल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन ने फिर अपना बॉन्ड पेयर ले लिया है, देखो इसके पास दो हाइड्रोजन देने, दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैच था, ये ऐसे प्रोटॉन चला गया और ये बॉन्ड इसने ले लिया, तो ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब आगे क्या, दो बॉन्ड मौजूद है, यस दो बॉन्ड मौजूद है, OH मौजूद है, वो भी ठीक है, इससे बन गए HCl, वो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये HCl बन गए दोबारा। अब ये OH जो है फिर प्रोटोनेट होगा और इस पर क्या करेगा, इस HCl के H पे अटैक करेगा, उससे क्लोराइड जनरेट करेगा। अब जैसे इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर शेयर किया है, तो ये देखो प्लस आ गया है, और क्लोराइड इधर मैंने बना लिया है, ये चीज़ दोबारा सेम है, इस pH अगेन pH सेम है। अब क्या होगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के साथ साथ ये इस नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पेयर है इसको अपने साथ ले जाएगा कि वाटर स्टेबल मॉलिक्यूल बन के निकल जाए। चलो वाटर तो निकल गया, ये वाटर तो निकल गया है, इस नाइट्रोजन पे आ गए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका बॉन्ड पेयर उधर ले गया है, वो चला गया बॉन्ड पेयर इधर। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये लोन पेयर इधर शेयर करेगा और इसको न्यूट्रल बना देगा, लेकिन इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये ओवरऑल देखो इस नाइट्रोजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो न्यूट्रल हो गया विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाने के लिए जो आपके पास ये क्लोराइड रह गया था वो मैंने इधर लिखा था, वो आके इसको ये डायजोनियम साल्ट बना लेता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और ये डायजोनियम साल्ट बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डायजोनियम आइन, डायजोनियम साल्ट, ये चीज़ बन गई। अब इसके अंदर स्टूडेंट एक बात है, देखो ये इंतहाई अनस्टेबल है डायजोनियम साल्ट वैसे स्टेबल होता है लेकिन ये अनस्टेबल है। इसकी रीज़न मैं आपसे पूछूं तो क्या आप दोगे, मुझे थोड़ा सा बता दो, इसकी रीज़न आप मुझे क्या दोगे कि क्यों अनस्टेबल है, थोड़ा सा सोच लो, मैं कुछ सेकंड देता हूँ। ये क्यों अनस्टेबल होगा, आप कहोगे कि ट्रिपल बॉन्ड है वो तो स्टेबल होता है, ट्रिपल बॉन्ड, आप कहोगे कि आयनिक बॉन्ड तो वो भी स्टेबल होता है, आप क्या और क्या क्या सोचोगे, कोई किस एंगल से सोच लो कि क्यों ये अनस्टेबल, क्यों मतलब ये अनस्टेबल है, सोचो। चलो इसके अंदर बात ये है, देखो स्टूडेंट, इसके अंदर N2 आप जानते हो N2 मॉलिक्यूल, N2 के अंदर ये 3 बॉन्ड होते हैं, N2 के निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस डायजोनियम साल्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा चांसेस, और जैसे N2 निकलेगा तो मतलब इसलिए मतलब ये अनरिएक्टिव होता है कि इससे N2 निकलना आसान है, और हमें पता है क्या पता है, वी नो दैट thermodynamically elimination of small molecules are feasible and spontaneous। याद रखिए रिएक्शन के अंदर जब भी एक छोटे से मॉलिक्यूल बनते होंगे तो वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से मतलब वो चीज़ जो है वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है, तो इससे N2 के निकलने चांसेस ज़्यादा है, इसलिए स्टेबल नहीं है साल्ट। अब होगा क्या, हमने तो उधर ऊपर लिखा है, मैंने तो ऊपर आपको बताया है
क्या बताया है कि इस डायज़ोनियम साल्ट को हम यूज़ करेंगे विद हेल्प, रिएक्ट करेंगे विद फिनोल, फिर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब रिएक्शन हमारा असल स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो ये मैंने बना लिया, जस्ट डायज़ोनियम आयन को मैंने इससे बना लिया है, और ये रिएक्शन ऊपर NH2 के साथ हुआ है, बेंजीन के साथ नहीं हुआ है। तो ये जनरल मतलब एक रिएक्शन है कि नाइट्रोसोनियम NO प्लस फॉर्म में आता है, और हाइड्रोजन इससे के पास जो 2 हाइड्रोजन थे वो दोनों इससे चले गए, इसके पास 2 हाइड्रोजन वो दोनों चले गए हैं, और NO प्लस फॉर्म में आया था, इससे फिर दोनों ऑक्सीजन भी चले गए हैं, ऑक्सीजन वाटर के साथ गए हैं, हाइड्रोजन HCl के साथ चले गए हैं, क्योंकि सेल आपने कैटलिस्ट यूज़ किया वो दोबारा रीजनरेट हो गया। एंड प्रोडक्ट मतलब ये है कि ये बन गया है। अब इसको हमने क्या करना है, डायज़ोनियम साल्ट को फिनोल के साथ रिएक्ट करके एजोडाइज बनाना है। अब ये हमारा असल टारगेट है। ये कैसे होता है, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और बात याद रखें, देखो ये जो प्रोडक्ट बन गया है ना डायज़ोनियम साल्ट, ये इंतहाई रिएक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ पे N2 का निकलना पॉसिबल है। तो अगर आपने इसके अंदर फिनोल को डायरेक्टली ऐड नहीं किया तो ये फ़ौरन क्या कर लेगा, N2 को निकाल के मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये साल्ट बन जाए, ये कौन सा था, ये वही चीज़ है जो ऊपर पिछले में डायज़ोनियम साल्ट मैंने बना दिया, बिल्कुल वही है, कोई फ़र्क नहीं है। ये रिंग को मैं pH में लिखता हूँ, फिनाइल। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, आपको पता है, ये प्लस से प्लस चीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन को लव करती है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और आपने जो इधर फिनोल लिख लिया है, फिनोल ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस लविंग है। किस तरह ये चीज़, खैर मैं फिर पढ़ाऊँगा उस टॉपिक में, ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्सटीट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, कि मोनो सब्सटीट्यूएंट का इस रिंग पे क्या असर है। तो ये क्या करता है, अपने इस लोन पेयर को इधर शेयर करता है, फिर ये लोन पेयर तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, और फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है। तो ऑल मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे इधर मैं अगर बना दूँ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, कि इस OH की वजह से रिंग के यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अब हम इस वाले को लेंगे या इस वाले को लेंगे, तो जाहिर बात है इस वाले को इसलिए लेंगे कि ये जिस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल वो ऑलरेडी बल्कि है, मतलब उसके अंदर भी बेंजीन रिंग है, तो वो स्टेटिस्टिकली इधर नहीं आएगा, सॉरी स्टेटिस्टिकली तो इधर आएगा, वो क्या कहते हैं स्टेटिकली हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये उसमें नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में मैं डिटेल में बताऊंगा भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, लोन पेयर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है। हम इसको लेते हैं, इस वाले को नहीं लेते। तो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, कार्बन कार्बिनाइन। अब ये न्यूक्लियोफाइल जैसे, तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे। अब यहाँ पे एक और बात भी है, आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट देखो समझे, ये क्लोराइड है ना, इसने ये क्या करता है, एक बात तो ये क्लोराइड इस केटाइन को स्टेबल बना रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये इससे इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा, तो आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बजाय इसके कि इस पे अटैक करेगा, वो इस पे अटैक कर लेगा। ठीक है, समझ आ गई। एक बात तो ये कि मतलब ये केटाइन, ये क्लोराइड इसको स्टेबल बनाता है। दूसरी बात ये कि इससे ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस नाइट्रोजन से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन, और कार्बोनाइन इस पे अटैक कर लेगा, तो जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये अपना पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। अब इधर देखें, ये नाइट्रोजन क्यों न्यूट्रल हो गया, इसलिए न्यूट्रल हो गया कि इसने इधर जो पाई बॉन्ड था वो अपने पास ले लिया है, और इस पे कार्बिनाइन ने अटैक कर दिया है। और ये बात तो आपको याद होगी कि हर हाइड्रोजन कार्बन के पास सिमेट्रिकली, सबके पास ऑल है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन, सबके पास, यहाँ पे तो इसके पास OH है, बाकी सबके पास H मौजूद है, तो वही H है। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, वही H बेंजीन रिंग में मौजूद होते हैं ऑलरेडी, लेकिन इससे कार्बिनाइन इधर अटैक कर लिया है और ये चीज़ रह गई, क्लोराइड डिटेच हो गया। इस क्लोराइड को फिलहाल इधर छोड़ दें, ठीक है, ये रह गया है। अब क्या होगा, थोड़ा सा सोच लें, इलेक्ट्रोफाइल हम इसमें क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते थे, हम इलेक्ट्रोफाइल चाहते थे, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल, वो एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया है। फिर क्या करते, फर्स्ट टाइम में क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम ये करते थे कि बेंजीन रिंग जो था वो क्या करते थे, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता था। अगर आपको याद हो, इस पिछले रिएक्शन में बता चुका हूँ, सबके मैकेनिज्म सेम है। अब यही बेंजीन रिंग इस पर अटैक करता है, तो एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई, स्टेबल तो नहीं है। अब होगा क्या, उधर ऑक्सीजन लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बन गया है, यस, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो ये बॉन्ड बन गया है, और इधर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर इसने अटैक कर रही है। तो ये मतलब ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए।
इधर मैंने स्टेप वाइज किए हैं सारे इस पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे मतलब ये शिफ्ट करेगा तो इसको H के साथ इसका बॉन्ड टूट जाएगा। इस H को मैंने ऊपर प्लस फॉर्म में ही लिखा है, इसको मैंने अभी तक जुदा नहीं किया है क्योंकि ये दरमियान के अंदर एक वो बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, सिग्मा कम्प्लेक्स। अब होगा क्या, ये चीज़ें तो बन गई, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है। ये क्लोराइड जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और इस प्रोटॉन निकालेगा और इसके अंदर जो वो है बॉन्ड पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का जो इसने लोन पेयर शेयर की तो दोबारा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर जैसे नेगेटिव बनेगा तो इसको प्रोटॉन को दोबारा ले लेगा। तो देखो स्टेप वाइज रिएक्शन है, इसको अपने गलत नहीं करना है। क्लोराइड इधर HCl रिमूव हो गया है, दोबारा ये HCl चला गया है और इधर पाई बॉन्ड बन गए। मैंने एक सर्कल डाला है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। इधर पाई बॉन्ड बन गए, ये देखो इधर। फिर ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है इधर और इसका पाई बॉन्ड उधर हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट होकर बॉन्ड बना लिया है और ये चीज़ बन गई। HCl रिमूव हो गया, वो कैटलिस्ट था, दोबारा हमें मिल गया है। अब इसको हम कहते हैं एजोडाइज। इसको फिर मैंने इस तरह लिखा है, देखो इसको मैंने थोड़ा सा बेंड करके स्ट्रेट फॉर्म में ले लिया। इधर देखो, इसे हम कहते हैं एजोडाइज। एजोडाइज तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल था और इसने क्या किया है, ये मैं इधर दोबारा बनाता हूँ, इस फिनोल को मैं दोबारा बनाता हूँ। इधर ये फिनोल था, इसके हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन था। इससे यहाँ भी H एज H प्लस चला गया है और इसके पास जो आया है ये फिनोल डायजोनियम साल्ट का जो आयन था वो एज इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हुआ है। ये देखो, ये एज इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैच हुआ है और H प्लस चला गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, ठीक है। ये बात तो कंप्लीट हो गई। अब एजोडाइज जो बन गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो मैं पहले लेक्चर के स्टार्ट में बता दें कि आप आखिर तक रहने इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एजोडाइज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा जो होता है यूज़ होता है वाइडली यूज्ड इन फूड। एक तो बात ये फूड में इस्तेमाल होता है, दूसरी बात कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिक। तीसरी बात ये कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और कॉस्मेटिक के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेदर इंडस्ट्री, इन सब में एजोडाइज यूज़ होता है। इसलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं डायज़ो कपलिंग। अच्छा, कपलिंग क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये डायज़ो था, इसको अपने फिनोल के साथ कपल बना दिया, दोनों को डायज़ो कपल, ये बेंजीन ये बेंजीन, दोनों को आपने कपल बना दिया थ्रू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के ज़रिए से। डायज़ो कपलिंग रिएक्शन इस वजह से इसको कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इसका कंप्लीट ये हो चुका है। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और जितने भी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पूरा इसका फ़ायदा मिले। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आई थिंक इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन मोनो एंड बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप अटैच हो चुका है उसका क्या असरअंदाज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।